गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर हमने सरल आवर्त गति की मूलभूत राशियों को परिभाषित किया था और उनके व्यंजक व्युत्पन्न किए थे। आज की क्लास में सरल आवर्त गति कर रहे दोलक या कण के गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा एवं कुल ऊर्जा के लिए हम व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। हम अगर बात करें, सबसे पहले बात करते हैं हम स्थितिज ऊर्जा। जैसा कि आप जानते हैं, किसी कण की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्योंकि यहाँ प्रत्यानयन बल F = -kx एक संरक्षी बल है, तो संरक्षी बलों के लिए स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को हम इस तरह से परिभाषित करते हैं। यदि हम यहाँ पर F का मान रख दें तो ये समीकरण बन जाएगी -kx dx, अर्थात समीकरण का हमने समाकलन कर लिया। x का समाकलन हो गया x² + c। सामान्यतः हम मूल बिंदु पर अगर u0 = 0 ले लें, अर्थात जब x = 0 है तो स्थितिज ऊर्जा को अगर हम 0 मान लें तो हमारे पास c का मान 0 आ जाता है। इससे हमारे पास स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ½kx² हो जाएगा। यानी किसी सरल आवर्त गति कर रहे कण की स्थितिज ऊर्जा ½ kx² है। स्पष्टतः केवल पॉजिटिव है, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। यह सूत्र स्थितिज ऊर्जा का x के पदों में है। अगर हम स्थितिज ऊर्जा को t के पदों में ज्ञात करना चाहें तो हम x की जगह, जो हमने x के लिए व्यंजक पिछली कक्षा में व्युत्पन्न किया था, उसका मान रख देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a² sin² ωt। मैंने यहाँ पे फाई सिंप्लिसिटी के लिए 0 ले लिया है। यह सूत्र u की t पर निर्भरता को बताता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा के लिए हमारे पास मूल सूत्र है, कण की गतिज ऊर्जा होती है ½mv²। अर्थात हम अगर v का सूत्र, आपको याद होना चाहिए, हमने v को उपयोग में किया था ω√a² - x²। अगर मैं इसका उपयोग करता हूँ तो x के पदों में गतिज ऊर्जा का मान हो जाएगा ½ m a² - x²। यह गतिज ऊर्जा का x के पदों में व्यंजक है। जैसे हमने स्थितिज ऊर्जा का x के साथ t के पदों में व्यंजक व्युत्पन्न किया है, वैसे हम गतिज ऊर्जा का भी x के साथ t के पदों में व्यंजक व्युत्पन्न करते हैं। तो हमें केवल मात्र याद रखना होगा कि पूर्व में जो v है उसका सूत्र हमने उपयोग में किया हुआ था, उसका यहाँ उपयोग करेंगे mv0 cos² ωt। अर्थात k = ½ m v ओमेगा a था ω² a² cos² ωt। m ω² को हम k लिख सकते हैं, इसलिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाएगा ½ a² cos² ωt। यह है गतिज ऊर्जा का t के पदों में सूत्र है। यहाँ हमने सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के मूल सूत्र का व्युत्पन्न किया है। हम यहाँ पर इन्हीं के साथ ये देखना चाहेंगे कि इनका मान कब कब कितना रहता है। आप देखिए, अगर हम कंपैरिजन करें तो पहले मैं सूत्र काम में ले रहा हूँ। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है मेरा ½ और गतिज ऊर्जा का सूत्र है m ω² को मैं यहाँ k उपयोग कर रहा हूँ a² - x²। अब यहाँ पर देखें, जब मूल अवस्था यानी माध्य अवस्था में कोई कण होता है तो वहाँ स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होगा, जो इसका न्यूनतम मान है।
आप देख सकते हैं x का मान 0 रखते ही स्थितिज ऊर्जा का मान 0 है, किंतु इस अवस्था में गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम होगा और वो होगा हाफ के ए स्क्वायर। अर्थात जब कोई कण सरल आवर्त गति कर रहा है तो माध्य अवस्था में स्थितिज ऊर्जा 0 है, किंतु गतिज ऊर्जा अधिकतम हाफ के ए स्क्वायर है। इसी प्रकार हम एक्सट्रीम पर बात करें, अर्थात जब x का मान प्लस माइनस a है, यानी अधिकतम विस्थापन है, अधिकतम विस्थापन के स्थान पर स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम हो जाएगा और वो होगा हाफ के ए स्क्वायर, जबकि गतिज ऊर्जा का मान इस अवस्था में 0 होगा। आप सूत्र में मान रख के देख सकते हैं, इस समय स्थितिज ऊर्जा का मान 0 है। अर्थात जब एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है तो माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम है, जब वह चरम पे जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा घटते घटते 0 हो जाती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ते हुए अधिकतम हो जाती है। इसी प्रकार जब वो वापस माध्य स्थिति की तरफ आता है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, स्थितिज ऊर्जा घटती है, और इसी तरह से हम विपरीत दिशा में देख सकते हैं। यानी सरल आवर्त गति कर रहे कण की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा लगातार रूपांतरित होती रहती है। हम यहाँ पर निकालेंगे कि इनकी कुल ऊर्जा नियत रहती है, यहाँ ऊर्जा संरक्षित रहती है, उससे हमने अभी जो सूत्र व्युत्पन्न किया था उनको यहाँ पर हमने लिख दिया है। एक सरल आवर्त गति कर रहे कण की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। अब अगर हम निकाय की कुल ऊर्जा की बात करें तो निकाय की कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के तुल्य होगी। यहाँ से देखें, यदि अगर हम x के पदों में इसका उपयोग करें तो हमारे पास मान आएगा हाफ के ए स्क्वायर। आप चेक कर सकते हैं, ये एक नियत क्वांटिटी है। अगर हम t के पदों में भी एक मान ज्ञात करेंगे तो आप पाएंगे, मैं एक स्टेप आगे चल रहा हूँ क्योंकि इन दोनों में हाफ के ए स्क्वायर आ रहा है। अगर इसको कॉमन ले लेता हूँ तो बाकी बचता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, जो अपने आप में एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसको हम 1 ले लेते हैं जैसा कि स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, तो हमारे पास कुल ऊर्जा, यानी एक ऐसा निकाय जो सरल आवर्त गति कर रहा है, एक ऐसा कण जो सरल आवर्त गति कर रहा है, उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में लगातार रूपांतरण है, किंतु कुल ऊर्जा सदैव नियत है। अब यहाँ पर हम एक बार इनके औसत मानों की ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक चक्र में औसत स्थितिज ऊर्जा अर्थात पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अगर मैं स्थितिज ऊर्जा का औसत ज्ञात करना चाहता हूँ तो मुझे कुल मिलाकर इंटीग्रेट करना है स्थितिज ऊर्जा को 0 से t तक और 1/t। अगर हम मान रखें स्थितिज ऊर्जा का t पे आधारित फलन यहाँ पर रखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। जैसा आप जानते हैं हाफ के स्क्वायर नियत है। अगर हम इसको बाहर लेके 1/t हाफ के ए स्क्वायर और बाकी जो क्वांटिटी रह गई साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इसका अगर हम समाकलन कर दें तो हम पाएंगे कि इसका मान t/2 आएगा, जो कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। इस तरह से एक आवर्त काल में औसत ऊर्जा हाफ के ए स्क्वायर है। एक आवर्त काल में औसत स्थितिज ऊर्जा 1/4 के ए स्क्वायर है। इसी प्रकार अगर औसत गतिज ऊर्जा की बात करते हैं तो एक चक्र एक साइकिल में औसत गतिज ऊर्जा
के डी टी होगी। समाकलन के अंदर विभिन्न मान रखते हैं। के का मान हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, जैसा इस समाकलन को किया था उसी तरह से अगर इस समाकलन को करें तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का जो समाकलन है वो टी बटा 2 आएगा। तो हमारे पास औसत गतिज ऊर्जा 1/4 के ए स्क्वायर आएगी। आप निकाल सकते हैं कि कुल ऊर्जा औसत गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के औसत के योग के बराबर है। यहाँ हमने एक सरल आवर्त गति कर रहे कण की कुल ऊर्जा सदैव नियत है। अब हमने यहाँ पर जो 3 वेरिएबल की बात करी, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा, इनका मान किस तरह से टी पर निर्भर करता है, किस तरह से एक्स पर निर्भर करता है, इन सूत्रों से ज्ञात किया। आप देख सकते हैं ये एक परवलयाकार है, ये भी एक परवलयाकार है, लेकिन कुल ऊर्जा नियत है। अब इनको ग्राफिकली हम देखना चाहेंगे कि इनके ग्राफ कैसे बनेंगे। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा के ग्राफीय निरूपण के लिए मैंने सारे सूत्र आपके सामने लिख रखे हैं। सबसे पहले हम स्थितिज ऊर्जा और टी के मध्य ग्राफ को देखें। आप देखिए स्थितिज ऊर्जा का जो ग्राफ है उसमें हाफ के स्क्वायर एक नियत है और साइन स्क्वायर ओमेगा टी वेरिएबल है। साइन स्क्वायर का मान 0 से 1 के मध्य बदलता है। तो आप पाएंगे कि ये ग्राफ इस तरह से आ रहा है। इस ग्राफ की खासियत देखिए कि यह साइन का ही लगभग ग्राफ है, किंतु ये ऋणात्मक दिशा में नहीं जा रहा है। क्वालिटेटिवली केवल आप देखिए इसको कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है। दूसरी बात, ये केवल एक अर्ध चक्र में रिपीट हो रहा है, अर्थात अगर मूल जो दोलन कर रहा है कण उसकी आवर्ती n है तो स्थितिज ऊर्जा की आवर्ती 2n हो जाएगी, क्योंकि एक दोलन के अंदर स्थितिज ऊर्जा 2 बार अधिकतम हो रही है और 2 बार न्यूनतम हो रही है। इस कारण स्थितिज ऊर्जा की आवर्ती मूल आवर्ती की दुगनी है। आप देख सकते हैं इसका अधिकतम मान सदैव नियत है और वो कुल ऊर्जा के इक्वल होगा हाफ के ए स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हम एक ग्राफ बनाएं गतिज ऊर्जा और समय के मध्य, यह ग्राफ कॉस स्क्वायर का ग्राफ है। पुनः यह 1 और 0 के मध्य परिवर्तित है, ऋणात्मक नहीं जाएगा। अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो यहां पर भी यह एक चक्र में 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम आ रहा है, अर्थात इसकी आवृत्ति भी स्थितिज ऊर्जा के समान है, जो कि दोलक के मूल आवर्ती की दुगनी है। अर्थात अगर एक दोलक की मूल आवर्ती 100 हर्ट्ज है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा की आवर्ती उससे दुगनी 200 होगी, गतिज ऊर्जा की आवर्ती भी उससे दुगनी होगी और कुल ऊर्जा हरदम नियत है और उसका मान E आपके सामने। ये दोनों ग्राफ स्थितिज ऊर्जा वर्सेस टाइम, गतिज ऊर्जा वर्सेस टाइम पे है। अब हम एक ग्राफ बनाते हैं जिसके अंदर स्थिति के विस्थापन वर्सेस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा की बात करते हैं। हम सबसे पहले इसको देखें। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हाफ के एक्स स्क्वायर, ये एक परवलय की समीकरण है। इसके अनुसार जब x का मान 0 है तो स्थितिज ऊर्जा 0 है, किंतु जब x का मान a अथवा -a है तो इसका मान अधिकतम है। तो ये एक परवलय के रूप में इस तरह से आएगा हमारे पास कि जब ये a है अथवा ये -a है तो इसका मान अधिकतम है। ये हमारा स्थितिज ऊर्जा का वक्र है। इसी प्रकार गतिज ऊर्जा का वक्र हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यह भी अपने आप में एक परवलय की समीकरण है, किंतु इसका पोल विपरीत दिशा में है। अर्थात जब x का मान 0 है तो इसका मान अधिकतम है
और जब x का मान माइनस और प्लस a है तो इसका मान न्यूनतम है। तो ये ग्राफ भी एक परवलयाकार ही है। ये गतिज ऊर्जा का ग्राफ है। आप इसी ग्राफ से देख सकते हैं कि कुल ऊर्जा सदैव नियत है और वो E के तुल्य है। इस ग्राफ से एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि जब कण माध्य स्थिति से धनात्मक x दिशा में जाता है, शनै शनै स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। x इक्वल टू a पे गतिज ऊर्जा अधिकतम हो चुकी है, स्थितिज ऊर्जा शून्य है। जब कण वापस मूल स्थिति की तरफ आता है तो पुनः गतिज ऊर्जा बढ़ती है, स्थितिज ऊर्जा घटती है। जब विपरीत दिशा में जाएगा पुनः स्थितिज ऊर्जा बढ़ने लगती है, गतिज ऊर्जा घटेगी और दूसरे एक्सट्रीमम पे पुनः स्थितिज ऊर्जा अधिकतम और गतिज ऊर्जा शून्य होगी। और इसी प्रकार यहाँ लगातार स्थितिज और गतिज ऊर्जा भी दोलक की तरह एक आवर्ती रूप में लगातार परिवर्तित होगी, लेकिन कुल ऊर्जा संरक्षित है, नियत है, अर्थात यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का पालन हो रहा है। अभी तक के टॉपिक में हमने सरल आवर्त गति कर रहे कण के लिए जो मूलभूत राशि है उनको परिभाषित किया है कि कब कण सरल आवर्त गति करेगा, उसकी अवकल समीकरण क्या है, मूल शर्त क्या है, उसमें प्रत्यानयन बल F इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, उसका विस्थापन क्या है, वेग क्या है, त्वरण क्या है। आज की क्लास में हमने यांत्रिक ऊर्जा जो गति कर रहे कण है उसकी यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को के व्यंजक व्युत्पन्न करे उनके ग्राफिकल देखा। एक सामान्य से एक मैं न्यूमेरिकल और कराना चाहूँगा। कई बार विश्वविद्यालय में परीक्षा में कहीं ना कहीं इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि वह बिंदु ज्ञात करें जहाँ पे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान समान हो, यानी x का वह मान ज्ञात करें जहाँ गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा समान है। हो सकता है प्रश्न इससे थोड़ा अलग भी आ जाए कि वह स्थिति ज्ञात करें जहाँ पर गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा की आधी है अथवा 1/4 है, या इससे विपरीत स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा की 3/4 है। उन सब अवस्था में प्रश्न करने का एक ही तरीका है, जो प्रश्न ने शर्त दी है उसके अनुसार समीकरण लिख लें। यदि गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के तुल्य है तो k इक्वल टू यू लिख दें। अगर कहा है कि गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा की 1/4 है तो यहाँ 1/4 लगा दें। तो मैं भी केवल मूल प्रश्न की बात कर रहा हूँ कि जहाँ स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का मान समान है। अब मैंने k के लिए मान रखा तो यहाँ मेरे पास आएगा हाफ के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। जो सूत्र मूल दे रखे मैंने उनमें से मान रखा। आप देखिए हाफ के दोनों तरफ कट जाएगा, मेरे पास बच जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात 2x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस a/√2। यानी जब विस्थापन प्लस a/√2 हो अथवा माइनस a/√2 हो, यह वह स्थिति होगी जहाँ गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान समान होता है। इस तरह से हमारे पास एग्ज़ाम के अंदर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी में प्रश्न और बन सकते हैं। मैंने जैसा भी आपको बताया अलग अलग शर्तें, लेकिन सूत्र और क्वेश्चन सॉल्व करने का यही तरीका होगा। मूल शर्त के अंदर जो प्रश्न ने दिया वो शर्त ले ले और x का मान ज्ञात कर ले। अगर मान लीजिए उस समय की बात करिए कि किस समय इनका मान समान होगा, तो उस अवस्था के अंदर वह समय ज्ञात करना है तो आप समय वाला सूत्र ले लें। समय वाला सूत्र का मतलब है कि आप वहाँ पर यहाँ पर लेंगे हाफ के a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और यहाँ लेंगे हाफ के a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आप देखिए हाफ के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा tan स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। मैंने एक स्टेप आगे चला हूँ, कॉस को यहाँ पे डिवीज़न में ले गए, अर्थात tan ओमेगा टी इक्वल टू प्लस माइनस 1, क्योंकि जब भी रूट लेंगे तो हमारे पास दो मान आएंगे, एक प्लस और एक माइनस। अगर मैं प्लस की बात करता हूँ तो ओमेगा टी का मान उस अवस्था में π/4 होगा। मैं इसके आगे की अवस्थाओं की बात नहीं कर रहा, क्योंकि -1 आगे बेसिकली प्लस भी 2 बार होगा। आपको पता है 0 से 360 डिग्री के बीच में हमारे पास पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, यानी 2 जगह धनात्मक मान आएगा। तो मैं उन पर नहीं जाके अभी केवल
पहला वह समय ज्ञात करना चाहता हूँ जब हमारा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान समान है। उस अवस्था में ओमेगा टी इक्वल टू π/4 होगा। ओमेगा होता है 2π/t, t इज इक्वल टू π/4। आप देखिए पाई कैंसिल हो गया, मेरे पास t इज इक्वल टू आ जाएगा t/8, यानी आवर्त काल के 1/8 समय में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान समान होगा। मैं यहाँ बहुत स्पेसिफिकली कहना चाहूँगा कि जो विश्वविद्यालय का परीक्षा पैटर्न है उसमें इसमें प्रश्न आने की संभावनाएं रहती है, और वहाँ जब न्यूमेरिकल करते हैं इसमें शर्तें अलग अलग हो सकती है कि स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का रेशो अलग दे रखा है। कई बार हमें समय देख के रेशो की बात कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर t/8 पर दोनों का मान समान निकाला है। वहाँ हो सकता है आपसे कहते हैं कि t/4 पर इनका अनुपात ज्ञात करें, t/6 पर इनका अनुपात ज्ञात करें, t/3 पर इनका अनुपात ज्ञात करें, लाइक दिस। तो आप यहाँ पर मान रखते जाएं और इसको प्रश्न को कर सकते हैं। ये आज की टॉपिक का हमारा पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू।